सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये नोबेल पुरस्कारों के साथ मतलब इस प्रश्न के साथ नोबेल पुरस्कार इस साल के समाप्त हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये किसे मिला? तो ये 3 जनों को मिला है, जोएल मॉकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉवेट। तो अभी 3 प्रोफेसरों को इस साल का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जोएल मॉकेर ये अमेरिकन इजरायली हैं, फिलिप अगियन ये फ्रांस से हैं और पीटर हॉविट ये कनेडियन हैं। क्यों दिया गया इनको? तो इनको इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के लिए दिया गया है। अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। इससे पहले कौन कौन सी फील्ड में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिए गए। जैसे एक मेडिसिन का सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैरी ए ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन सकागुची को दिया गया। फिजिक्स का जॉन क्लार्क को, मिशेल डेवोरेट को और जॉन मार्टिनेस को दिया गया। उसके अलावा केमिस्ट्री का 3 जनों को दिया था, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया। पीस का शांति का मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, वेनेजुएला से हैं। और लिटरेचर का लास्चेलो क्रासजन होराइको को दिया गया, ये हंगरी से हैं। क्योंकि आपको पता है नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 5 तो ये हो गए और एक आज हमने पढ़ लिया। तो नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में देना शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस का शांति का। सबसे लेट इकोनॉमिक्स का दिया गया था, अर्थशास्त्र का, जिसकी स्थापना होती है 1968 से। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में उनको दिया गया था। सबसे पहले साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी भारतीय अभिजीत बनर्जी बने थे, 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। और दुनिया में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में मिल गया था उनको शांति का। सबसे ज्यादा की उम्र में मिला था जॉन गुडएनफ को 97 वर्ष की उम्र में। केमिस्ट्री का मिला था लेकिन निधन हो गया इनका। और मैंने आपको कहा था एक बार सारे नोबेल पुरस्कार आ जाए मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा हमेशा की तरह। तो जल्दी इसकी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल में पहला आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राजपुताना रॉयल्स ने। आर्चरी प्रीमियर लीग अभी 2025 में इसका ये पहला एडिशन हुआ। 2 से लेके अभी 12 अक्टूबर तक चला, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। कहाँ पे? नई दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ। फाइनल जीत लिया राजपुताना रॉयल्स ने। ये राजस्थान की टीम है और इसने फाइनल में हराया है पृथ्वीराज योद्धास को, जो कि दिल्ली की टीम है। टोटल 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इन 6 टीमों में आप देखोगे तो 36 भारतीय प्लेयर थे और 12 विदेशी तीरंदाज थे। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रामचरण को, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं रामचरण। वो जो नाटू नाटू वाला गाना है ना, नाटू नाटू नाटू, उसमें आते हैं रामचरण। तो हमें क्या याद रखना है, अभी जो पहला आर्चरी प्रीमियर लीग हुआ उसको किसने जीत लिया? राजपुताना रॉयल्स ने जीत लिया। और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी की बात है तो एक पॉइंट याद रखना कि अभी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुआ था। कहाँ पे? ग्वांगझोऊ, साउथ कोरिया में। उसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे और 2 में से 1 गोल्ड था। और इस तरह से आप मेडल टैली में देखोगे तो भारत फ्रांस के साथ चौथे स्थान पर रहा था, टॉप पे साउथ कोरिया ही था। बाकी वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात कर ले, स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है उगुर एडनर, जो कि तुर्की से हैं, तुर्की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास हुआ? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। ऑस्ट्रा हिंद 2025 अभ्यास, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान यानी कि भारत हो गया। तो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। इस बार ये इसका चौथा संस्करण हुआ। अभी 13 अक्टूबर को शुरू हुआ, 26 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत की तरफ से मुख्य रूप से इसने गोरखा राइफल्स की बटालियन ने हिस्सा लिया। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आया था और मैंने आपको 2025 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिवाइज करवाई थी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो आज मैं आपको वो नहीं रिवाइज कराऊंगा, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया रिवाइज कराऊंगा। ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया।
देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहीं पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप जानते हो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश कहते हैं इसको। और यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोजेस्को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति हमने का ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल है यहाँ पे। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी यहीं पर है। कुछ करंट अफेयर्स भी देखोगे। अभी अल्फ्रेड नाम का तूफान आया था ऑस्ट्रेलिया में इसी साल। तालिस्मान साब्रे अभ्यास, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था। बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था लॉर्ड्स लंदन में, उसको साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहली कक्षा रॉकेट एरएस का भी अभी असफल परीक्षण किया था। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया था। और एआई चलित एक्सएल एयूवी घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो इन सब कारण से इस साल ऑस्ट्रेलिया न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। तो भूकंप, सुनामी, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं व्यापक विनाश का कारण बनती है और हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हालांकि पर्याप्त तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ इनके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसी बात पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम भी है इस बार की फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर। तो देखें एक बार अक्टूबर में कौन कौन से दिवस और मना चुके हैं अभी तक। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे तो हो गया 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस मनाया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, अक्टूबर के पहले सोमवार को। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। और इस बार हमें क्या याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 93rd नंबर का स्थापना दिवस मनाया। और कहाँ पे मनाया? गाजियाबाद में। उसके अलावा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। 11 अक्टूबर को भी 2 दिवस हो गए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हो गया, जो कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है। ये नियुक्ति वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर की गई, जिसे 10 अक्टूबर को मनाया गया। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाने का उद्देश्य भारत में मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना और उस पर चर्चा करना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी तरह का प्रश्न हमने पढ़ा था, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक हमारे भारतीय शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया था। याद है किसने बनाया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है कि इनको अपना मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, कुछ ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊं तो उल्टे से देखो एक बार। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी थी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कीर्ति सेनन को। और ये देखो वही प्रश्न आ गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया? अभिनव बिंद्रा। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित। जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को। और वर्ल्ड पैराथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत। और ये होगा कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, 12वां एडिशन होगा। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हुए थे रियाद, सऊदी अरब में।
उसी तरह से फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लीजी बनी थी, चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है। फीबा वुमेन्स एशिया कप ये हुआ था चीन के शेंजन शहर में। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर वाले प्रश्न हो गए, लेटेस्ट है सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2026 से 2029 तक की अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। तो अभी पीवी सिंधु को BWF एथलेटिक्स कमीशन का एक बार फिर से मेंबर अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वे 2017 से 2025 तक इसकी मेंबर रही थी और अब उन्हें 2026 से 2029 तक के लिए इसका मेंबर बनाया गया। इस कमीशन के लिए 5 मेंबर को चुना गया है, जिसमें से वो एक है पीवी सिंधु। BWF एथलेटिक्स कमीशन क्या है? तो ये BWF की बैडमिंटन यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की एक कंसल्टेटिव बॉडी है। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 6 और BWF नए रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए इस बॉडी के रिकमेंडेशन भी लेती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया और प्रेसिडेंट हैं खुनयिंग पटामा जो कि थाईलैंड से हैं। पीवी सिंधु की बात करें, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और आप कह सकते हो भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन है। उसके अलावा 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर लाई थी, 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज और अर्जुन अवार्ड 2013 में मिला, पद्म श्री मिल चुका है 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिल चुका है इनको 2016 में और मेजर ध्यानचंद के बाद में पद्म भूषण इनको मिला 2020 में। तो ये है संबंधित सारे प्रश्न या अवार्ड्स जो पीवी सिंधु को मिले थे, जिनको भी 2026 से 2029 तक के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना इनका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है? तो आंसर होगा 3 को। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 बंदरगाहों 3 पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है और ये घोषणा भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत की गई है। अच्छा, वो 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट गुजरात का है, जो चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु का है और जो पारादीप पोर्ट है उड़ीसा का। वो तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर पहले बात करते हैं तो ये एक ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन और उसके प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन या स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या यूटिलाइजेशन किया जाता है। और भारत का लक्ष्य है, याद रखना, कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना जरूरी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका उद्देश्य है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल, उसके प्रोडक्शन और उनको एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, और इसका बजट रखा है 2029-30 तक के लिए कितना? 19,744 करोड़ रुपए। और हाइड्रोजन से याद रखना, अभी भारत ने अपनी पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया था चेन्नई। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात में जो कांडला पोर्ट है, जिसे दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, वहाँ पे। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ था भी नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ई नाम पोर्टल, ये कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा 14 अप्रैल 2016 को। ई नाम कृषि उत्पादों के लिए भारत का एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म में 9 नए कृषि उत्पादों को शामिल किया है, तो अब इसमें टोटल 247 आइटम्स हो गए हैं। ई नाम का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको लॉन्च किया था 14 अप्रैल 2016 में। किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसे हम डिजिटल मंडी भी कहते हैं। इसके फायदे क्या क्या है? सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे भारत की अलग अलग मंडी एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी हुई है, तो अब पूरे देश के बायर सेलर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मतलब किसान देख सकते हैं कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, और ज़्यादा बायर मिलने से अच्छा प्राइस मिलने की संभावना होती है, किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सुविधा हो गई, मतलब किसानों को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा, जिससे दलालों के बीच का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यह है ई नाम पोर्टल।
याद रखना अब इसमें टोटल कितने उत्पाद हो गए, 247 आइटम्स। अभी 9 कृषि उत्पाद इसमें शामिल किए गए। याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। वर्ल्ड हेल्थ समिट 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक हुआ। ये कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में। आयोजन करने का उद्देश्य दुनिया के हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाना और उस पर चर्चा करना। इसका आयोजन किया वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन ने और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। थीम क्या है? टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। बाकी कुछ और समिट्स में आपको सम्मेलन रिवाइज कराता हूँ। अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, 2025 हुआ विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और जो विट्ठल भाई पटेल जी थे, सरदार पटेल जी के बड़े भाई, अभी केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये हुआ ब्रिज टाउन, बारबाडोस। 5वां आसियान भारत यूथ समिट गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा। और 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली के यशोभूमि में हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में। और 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस हुआ कोची केरल में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैज प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। ये नाम क्या है? तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज पाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ये बैज उन्हें तमिलनाडु में स्थित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल से 6 महीने के कठिन कोर्स को कंप्लीट करने के लिए दिया गया। इस बैज के ये जो बैज है, इसके मिलने के बाद अब वे नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए एलिजिबल हो गई। अच्छा, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया? ये एक तरह का अचीवमेंट है जिसे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए पायलट्स को दिया जाता है और इसके मिलने के बाद वे अब नए पायलट्स को ट्रेन कर पाएंगे। शिवांगी सिंह इसका आंसर है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिसर हैं। उसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट भी हैं शिवांगी सिंह। अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अभी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकार और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी थी विजय लक्ष्मी रमन, जिनका निधन हो गया। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी मोहना सिंह। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल आरती सरीन। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी अनामिका बीर राजीव। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी आस्था पूनिया, इनका नाम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। और स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय। सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। और मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज अभी की गई तुर्की में। और भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया? पेपाल। चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण अभी कहाँ पर हुआ? साउथ कोरिया। और इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HE6 चलाया? CBI। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और किस राज्य में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेनुअल परियोजना शुरू हुई? महाराष्ट्र।
और आखिरी प्रश्न था कि अभी आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की, तो आंसर होगा चाइना। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी मोदी जी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला था और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल आपसे पूछ ली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।